मैंने इसको पढ़ाया, कल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका, है ना। ये मैंने ये पढ़ाया। अब ये जो नक्शा है आपके बीच में, ये नक्शा को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? ये ना प्राकृतिक नहीं है, ये राजनीतिक है। ये राजनीतिक मैप है। ये राजनीतिक मैप में क्या होता है, इंसान बनाता है। राजनीति को कौन बनाता है? इंसान। देश, मोहल्ला, घर, राज्य, एक सा निर्माण कौन करता है? इंसान करता है। तो जिस चीज़ को इंसान बनाता है उसको राजनीतिक बोलते हैं, और जो चीज़ पृथ्वी में पहले से विद्यमान है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। तो नदी, झील, पर्वत, पठार, ऐसा दो नक्शा आएगा। तो एक नक्शा हम राजनीतिक यूज करते हैं, बाहर प्राकृतिक लगा है, दोनों हमने लिया है। हम कोचिंग वाले हैं तो दोनों लिए हैं, लेकिन तुम लोग स्टूडेंट होने के नाते कम से कम आपके पास ये राजनीतिक मैप होना चाहिए। तो वैसी टाइप का दो नक्शा बनता है दुनिया में, एक राजनीतिक एक प्राकृतिक। तो आपके पास कौन सा होना चाहिए? राजनीतिक, क्योंकि हमको देश पढ़ना है, नदी, झील, पर्वत, पठार तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा। और अगर यदि ज़्यादा जागरूक बच्चे हो तो आपके पास दोनों मैप होना चाहिए, भारत का भी दोनों होना, छत्तीसगढ़ का भी दोनों होना, और विश्व भूगोल का भी दोनों होना चाहिए। आपके दीवार में जिस बाथरूम में जाते हैं वहाँ भी चिपका रहना चाहिए वो। तो हम कहाँ पे हैं आपका? प्राकृतिक। तो मैंने पढ़ा दिया राजनीतिक, आज मैं राजनीतिक खत्म कर दिया। दक्षिण अमेरिका का 13 देश, राजधानी खत्म, मतलब राजनीतिक खत्म। अब मैं कल क्या पढ़ाऊँगा? प्राकृतिक। तो जब मैं प्राकृतिक पढ़ाऊँगा, नदी, झील, पर्वत, पठार पढ़ाऊँगा, तो तुमको पता होना चाहिए ना किसको बोलते हैं पठार, किसको बोलते हैं नदी। नहा तो हाँ रोज, पर सर नदी का तो कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं, बताइए आप? बिल्कुल होगा सर, भले आपको कोई आज तक मास्टर नहीं बताया, लेकिन मैं तो बताऊंगा नदी किसे कहते हैं। तो नदी कहते हैं भैया, नदी बोल देने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये सुबह मैंने लिख दिया था, 17 प्रकार की जानकारी आपको चाहिए। फटाफट सुनते रहो आराम से, ये पूरा जानना है। ये द्वीप है, ये पर्वत है, नदी है, घास का मैदान है, ज्वालामुखी है, झील है, पठार है, ये जल संधि है, जलप्रपात है, फसल है, जानवर है, खनिज है, रेल मार्ग है, खाड़ी है। अब ये क्या है? प्रायद्वीप है, ये मरुस्थल है, बेटा जलधारा है। ये क्या है? ये किसे कहते हैं? ये क्या चीज़ होता है? तो ये 14 दिन तक चलेगा ये, मतलब तुमको 14 दिन तक झील बताऊँगा, लेक, 14 दिन तक मरुस्थल डेजर्ट बताऊँगा, हर महाद्वीप का मरुस्थल बताऊँगा। तो ये रिपीट जरूर होगा, लेकिन आपको पहले से पता रहेगा खाड़ी किसे कहते हैं, तब तो समझ आएगा। हरसन की खाड़ी, फंडिक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इसलिए आज इसको मैंने समझा दिया। अब आराम से सुनते चलो। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है द्वीप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइलैंड। क्लियर है आपका? विश्व भूगोल का नोट से दिखाओ। अरे लेखिका तो आई है। हाँ, क्या था ये? देखो, भारी मेहनत की हूँ सर, मेरे जीवन का पहला बुक था ये, रंगीन वाला। देखो इसमें पूरा ना एक पेज है, पूरा ये एक पेज ना यहाँ लिखा हुआ है। जो आज नहीं आया है वो तो आधा मर ही गया, मान कर 25 दिन तक उसको हवा भी नहीं लगेगा कुछ। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ के ना हवा लग सकता है उसको, घर में जाकर समझ सकता है। तो इसको तुम घर में पढ़ोगे ना तो कैसे टाइप के हो, इस साले काला कटेरे झील, ये है रे। तो इसको मैं लिख भी दिया हूँ और साथ में तुमको मैं डायग्राम बना बना के बता रहा हूँ। तो ये आपके नोट्स में, डरने की बात नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए, पहला वाला क्या है? द्वीप। एक्चुअली क्या होता है, द्वीप दो प्रकार से होता है, एक होता है महाद्वीप और एक होता है द्वीप। एक होता है महाद्वीप और एक होता है द्वीप। अरे भाई सुने हो ना, द्वीप सुने हो और महाद्वीप सुने हो। तो 7 महाद्वीप है अपने पास। ये ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका तो बर्फ़ है। तो ये महाद्वीप कहलाता है। चारों तरफ समंदर से घिरा है तो उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। ये भी सही है, लेकिन सर इस महाद्वीप के बीच में छोटे छोटे आइलैंड है। जैसे नीचे में यहाँ पे बैरन द्वीप है, इधर आपका लक्षद्वीप है, इधर श्रीलंका है। ये छोटे छोटे क्या है? आइलैंड है, द्वीप है। तो द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। तो चारों तरफ अगर पानी है और बीच में भूभाग है तो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। तो ऐसा हर देश का हमको क्या पढ़ना है? द्वीप पढ़ना है। जैसे मैं दक्षिण अमेरिका आऊँगा तो वहाँ फाकलैंड द्वीप है, कि आपका मेडागास्कर है, कि ग्रीनलैंड है, कि बोर्निया है, कि न्यू गिनी है। ये सब लाइन से सारे आइलैंड आपको पढ़ाते चलूँगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड। तो चारों तरफ पानी हो और बीच में अगर यदि भूभाग है, ज़मीन है, पर्वत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप। अब ये द्वीप जिस जगह में है ये करोड़ों का आय है। हमारा किस्मत खराब है, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा है, हमारे पास आइलैंड नहीं है। लेकिन अगर यदि आपके पास अगर इस दुनिया में एक भी अगर आइलैंड है तो आपके 7 जन्म तक आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा है वो लोग पानी जहाज़ पकड़ते हैं किराए में, और पानी जहाज़ से इस आइलैंड में इंजॉय करने आते हैं। और जब वो इंजॉय करने आएगा तो भूखा प्यासा तो नहीं रहेगा सर, लाज में ठहरेगा, सुबह ब्रेकफास्ट लेगा, दोपहर में लंच लेगा, रात में डिनर लेगा और बहुत कुछ लेगा। भाई समझ है कि नहीं? तो वो सारा पैसा तो आप ही कमाओगे ना, तो आप गरीब कहाँ से होंगे?
तो रामदेव बाबा ने कहा मैंने अमेरिका में आइलैंड खरीदा है, मैंने अमेरिका में आइलैंड खरीदा है। उसको बोला साले भारत का आइलैंड ला दूसरा खरीदा थे अमेरिका में खरीदे। तो बोले अमेरिका के में आइलैंड खरीद के अमेरिका छाती में खूंटा गाड़े हों, बोले ताकि उनको भी मैं बता सकूं कि मैं भी वहाँ करोड़ों रुपया तेरे देश में क्या कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ। तो अमेरिका के बाजू में फ्लोरिडा के आसपास इसने आइलैंड खरीदा है, करोड़ों का है रामदेव बाबा का, और पूरा दिखते है वो, ये समझो। तो द्वीप ना करोड़ों का आय है। तो ये आप द्वीप जान गए आज से कि द्वीप इसे कहते हैं। उसके बाद नीचे में क्या लिखा है, पर्वत। तो पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, एक साथ खत्म करूंगा। तो ऐसा आपको समझना है। ऐसा ये ना मैदान है, और ये जो है ना पठार है, और ये जो है ना पर्वत है। ये लो, तीनों मैंने अलग अलग बना दिया है। लेकिन इसको एनसीईआरटी ने, जो आपका विषय का वैल्यू नहीं, एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं, छत्तीसगढ़ का सिलेबस का कोई, छत्तीसगढ़ का दावपत्ती लगता है लेकिन मान्यता नहीं, एनसीईआरटी दावपत्ती लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक का मान्यता है। उसको ये पढ़िए आप। ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से ऊपर हो, क्या हो आपका, 700 मीटर से ऊपर हो, और ऊपर का बनावट कैसा हो, नुकीला, तो क्या कहलाएगा, पर्वत। आज के बाद जीवन में 1 नंबर मिलेगा। ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से ऊपर हो और ऊपर का बनावट कैसा हो, नुकीला, गुंबद आकार होना चाहिए, तो वो क्या लाता है, पर्वत। ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 700 मीटर हो और उसका जो ऊपर हो वो कैसा हो, समतल हो, तो क्या कहलाता है, पठार। जैसे मेन पार्ट में कौन लोग रहते हैं, तिब्बती लोग रहते हैं, सुने हैं आप, तिब्बत के लोग रहते हैं। अब उस पठार के ऊपर में मैदान होगा तब तो घर बना होगा। पर्वत में कदे करा उलट जी तुम्हारा घर है नहीं भाई, वही माउंट आबू है जैसा, वैसे तो वैसे टाइप का आपका तुम्हारा मेन पार्ट है। तो वो हम लोग को बोलना नहीं आता, वो पार्ट नहीं है सर, रियल में वो पठार है। हमारे छत्तीसगढ़ है जानता नहीं, लेकिन पूछबे कहाँ जाता, पिसान पिसवाले जा रहे, जब पिसा गए तो काला पिसा बेटे हैं, तो लैंग्वेज को हम लोग बिगाड़ डाले हैं। रियल में वो पार्ट नहीं है, पर्वत है, वो पठार है। तो ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 700 मीटर हो लेकिन ऊपर क्या हो, समतल, तो क्या कहलाएगा, पठार। लेकिन 6000 मीटर से ऊंचा है पामीर का पठार। ये तो 700 मीटर है, वो तो 6000 मीटर है, पर वो क्यों पठार कहलाता है, क्योंकि उसके ऊपर में आधा चीन है और आप पूरा अफगानिस्तान बसा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि पामीर का पठार अपवाद है, भले ऊंचाई 6000 मीटर है लेकिन ऊपर उसका नुकीला नहीं है। और कोई भी अगर यदि भूभाग है जिसके ऊपर नुकीला नहीं है, चाहे ऊंचाई कितनी भी हो, वो क्या कहलाएगा, पठार। लेकिन सरकारी भाषा में 700 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 300 मीटर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान, और ऊपर का बनावट कैसा हो, समतल। तो आपको दूसरा देश जाने की जरूरत नहीं है, आपके छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का मैदान। अरे महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, इसको क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। तो छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो मैदान क्यों कह रहे हैं, तो तुम लोग मैदान बोलता हूँ ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्रिकेट मैदान दिखता है, फुटबॉल मैदान दिखता है, हरामखोर, उसको मैदान नहीं बोलते। मैदान का मतलब है नांदगांव से लेकर महासमुंद तक पर्वत का मात्रा क्या है, कम है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है, 300 मीटर है। इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान। पर्वत है, पेड़ है, पौधा है, सब है, जीव है, जंतु सब है। लेकिन अगर यदि उसकी ऊंचाई 300 मीटर है और ऊपर में अगर यदि लोग बसने लायक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैदान। क्रिकेट के मैदान को नहीं बोलते, फुटबॉल के मैदान को नहीं बोलते। अगर उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है और वहाँ पर्वत का मात्रा कम है, तो उसको क्या कहते हैं, मैदान। इस प्रकार में आपका पर्वत, पठार और मैदान क्या हो गई, समाप्त हो गई। हो गया, पर्वत जान गए। अब क्या पढ़ना है अपने को, नदी। अब नदी किसे कहते हैं, ले रोज नहातो डुबका थोले, बताओ अब नदी क्या है, सरल। किसी भी भूभाग में अनिश्चित दिशा में जल के प्रवाह को क्या बोलते हैं, नदी। आराम से सुनना, किसी भी भूभाग में अनिश्चित दिशा में जल के प्रवाह को क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। किसी भी भूभाग में अनिश्चित दिशा में जल के प्रवाह को नदी बोलते हैं। कैसे, कोई भी भूभाग हो, अनिश्चित दिशा, नदी का दिशा नहीं होता, जेडा ढाल उड़न बोही तोर घर डान धरिए तोर घर के बीच ले निकल जाए, तो उस वो होता नदी का क्या होता है, अनिश्चित दिशा। और जल में क्या हो, प्रवाह। वो तो नांदगांव कई ठन नाली है, जी हाँ, भरे है नाली है, टोला थोड़ी नदी बोल दे बेटे हैं। उस पानी क्या होना चाहिए, बहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नदी। तो एनसीईआरटी ने कहा नदी किसे कहते हैं, किसी भी भूभाग में अनिश्चित दिशा में जल के प्रवाह को क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। आप नदी जान गए। अब दूसरा सुनना, किसी भी समंदर में
अनिश्चित दिशा में जल के प्रवाह को जलधारा कहते हैं। किसी भी समंदर में अनिश्चित दिशा में जल के प्रवाह को जलधारा कहते हैं। तो ये जलधारा और वो नदी दोनों समाप्त हो गई। समंदर में अगर चल रहा है तो वो क्या है? जलधारा है। और भूभाग में चल रहा है तो वो नदी है। तो आप तुम बोलोगे समंदर में कहाँ नदियाँ बही? अभी दम धर रटत रटत पगला जाओगे आप। पूरा 7 महाद्वीप में 456 जलधारा है। वो जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन समझ में आएगा। वही जलधारा तो आपके जीवन बदलता है सर। कि आज क्या बोलते हैं, हे इंद्र भगवान, फिर भगवान ला फिर बकटों में है मोल कहा ले रे बीमारी सूट के आऊँ नहीं बको में। तो आपका लोगों का कहना है छत्तीसगढ़ वाले का, इंद्र भगवान है बरसात है कथे। तो चल दोनों जाबो सहारक मरुस्थल में ले बरसात और में औकात है। इंद्र भगवान पानी गिराते सुने होगे नहीं? सुने होगे नहीं भाई? चल वीजा नहीं है कठे नहीं जा सको सूडान, रेगिस्तान चल था जैसलमेर बीकानेर ले वहाँ गिराक बटा। पूरा अंधविश्वास में ना हम लोग को खा गया सर। अंगुलहस की जलधारा के वजह से हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या होता है? वर्षा होता है। उस जगह का नाम है मासिम राव चेरापुंजी। जलधारा में पढ़ाऊँगा मैं, जलधारा में पढ़ाऊँगा। इसके बाद क्या होता है? घास का मैदान। इसके बाद क्या होता है? घास का मैदान। वह भूभाग जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है तो उस जगह को क्या बोलते हैं? मैदान। और वो घास का मैदान है। तो तुमको पूरा 7 महाद्वीप का घास का मैदान पढ़ाऊंगा। और वो घास के मैदान एक एक काम का है, वो सब पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। मैदान मतलब जान गए? 300 मीटर ऊंचाई हो समुद्र तल से तो क्या कहलाएगा? मैदान। इसके बाद तुम्हारा क्या? ज्वालामुखी, वेल्केनो। ये 3 प्रकार से होता है। एक होता है शांत ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। ये सब चीज़ को मैं कल बता के अगर यदि प्राकृति में कूद जाऊंगा ना तुमको बेहोश हो जाओगे। इसलिए एकदम आराम से, बढ़िया, बहुत शानदार चल रहा है ये। ज्वालामुखी 3 प्रकार से होता है। एक शांत ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी। एक और होता है वो भारत पैदा करे, वो जागृत ज्वालामुखी है। मतलब भारत के पास ऑप्शन नहीं था, मैं बताऊँ ना ये मन है बड़ा जुगाड़। हाँ, जैसे मतलब बाथरूम टॉयलेट करे जाना है, मतलब बाथरूम नहीं बना सका थे। हाँ, तो वो सिंटेक्स सल बना है बाथरूम। जुगाड़ देख। और सही बात है, सिंटेक्स से आराम से बाथरूम बन सकता है। ये जुगाड़ सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। हाँ, अगर यदि आप टमाटर 150 रुपये किलो का आप नहीं ले पा रहे हैं तो करोंडा ले होगा। करोंडा तुम लोग एकदम माँ कसम एक चीज का। अभी टमाटर जब महंगा हुआ था तो बाजार में करोंडा नहीं बिके, लाइन से रखा था कि नहीं? करोंडा खरीदते थे गांव में, पता कर लेना आप। करोंडा आता है छोटा। करोंडा तो बोलते हैं ना, एकदम नाम लेते मुंह में रखते ही एकदम खट्टा। ओला डाल के मन साग बना है ले बता। ओका डौका रोज 200 रुपया दारू पी मूता थे नहीं दिखा थे। अब ये 150 रुपया टमाटर महंगा है, बोल दूँ ना तो मिर्चा लग जाए सब झनला। रोज 200 रुपया दारू पी रहे ना तो वो महंगा नहीं है। और 150 रुपया टमाटर हो गए, और वो भी 150 रुपया टमाटर है, कम से कम 1 हफ्ता चलिए 1 किलो है। और वो 200 रुपया आज और काली औ पी ते महंगा नहीं है। और 150 रुपया टमाटर, अरे दादा रे, हमार बाप नहीं खाए 150 रुपया किलो के कहाते। वो काले का है करोंडा। वाह रे छत्तीसगढ़िया। नेक्स्ट चले आगे। तो मैं कहाँ पे हूँ सर? मैं उलझ गया। ज्वालामुखी तो भारत वाला चौथा बनाया है, वो दुनिया में मान्यता नहीं है। मैं बता देता हूँ, 3 ही है दुनिया में, शांत ज्वालामुखी, सुषुप्त और सक्रिय। आराम से सुनना है क्या होता है। ज्वालामुखी तो भूगर्भ से आता है कि तुम्हारे गुरुआ लाते नहीं है, जमीन से अंदर से लावा। अभी पृथ्वी ठंडा नहीं हुआ है, अभी जो क्रोड है अंदर अभी लिक्विड प्रोसेस में है वो, तो वो ना गर्म है। तो जिस प्रकार गंजी पानी होता गर्म होता है तो भाप मारता है तो ढकनी फट नहीं बसता, वैसी टाइप का लावा जो अंदर में है ना वो बाहर निकलने को तरस रहा है। तो जब चट्टान जब लूज हो जाता है, जब चट्टान परतदार आ जाती है, अग्नि चट्टान नहीं रहता, तो उस जगह को वो तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तो जब वो तोड़ता है तो वो लावा ऊपर आता है। लावा एक बार आया तो वो छेद बनता है। वो छेद का कई प्रकार का नाम है, उसको क्रेटर और काल्डेरा भी बोलते हैं। पूरा अभी 25 दिन में सिखा दूंगा विश्व भूगोल में पूरा। तो वो जो छेद बनता है वो क्रेटर कहलाता है। अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो छेदा बोलना है बस उसको। तो वो जो छेद जो आया है ज्वालामुखी आया, उसके बाद वो शांत पड़ गया। 100-200 साल तक दोबारा वो छेद में ज्वालामुखी नहीं आया, तो उसको शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। हो गया। उसके बाद वो छेद में पैर नहीं रखना। हाँ, तो बहुत आगे है, ये तो बढ़िया है। ऐसी चक्कर में कई बच्चे बोर में गिर जाते हैं।
तुम मन वो छेदा मत गिर जाना वहाँ ज्वालामुखी का, वहाँ निकल हो तो एक नंबर लेग पीस बन के निकल ही, तो वो छेद बंद हो जाती है। उस जगह को जहाँ जहाँ रहता है वहाँ बैरिकेड लगाते थे ताकि कोई मत जाए, तो उसको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। लेकिन सर उसमें छेद बन गया है, अचानक 2 मिलीमीटर पृथ्वी खसक रहा है अपने, ये जो नक्शा है आपका महाद्वीप वो अपनी जगह से हट रहा है। तो क्या होता है, कई बार 100-150 साल के अंदर में एक चट्टान फंस जाती है बीच में, तो छेद बंद हो जाता है वो। उसके बाद 100-200 साल बाद अचानक फिर वो हट जाता है, तो छेद में दोबारा ज्वालामुखी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सुषुप्त। एक बार आया और बंद हो गया तो शांत, दोबारा उसमें आ गया तो सुषुप्त, और अगर उस छेद में 24 घंटा जल रहा है तो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको मैं पूरा सक्रिय बताऊंगा, क्योंकि 100-150 तो सुषुप्त ज्वालामुखी है, 300-400 तो आपका शांत ज्वालामुखी है, कहाँ पढ़ा पाएंगे उतना। तो जितना पृथ्वी में सक्रिय ज्वालामुखी है जो 10-12 है, जो 24 घंटा बरत है, आप आराम से देख सकते हो, आप फेंक रहे हैं लावा, वो आपको हम पूरा सिखा देंगे, लेकिन आपको पता होना जब 24 घंटा जल रहा है तो सक्रिय है, एक बार आया बंद हो गया तो शांत है, दोबारा और आ गया तो सुषुप्त है। अब हमारे भारत में चौथा घटना घट गया, वो ना बंगाल के खाड़ी में, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, उसका नाम है बैरन द्वीप है, वो हिंदुस्तान का एकमात्र ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप में ना ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी ना साले है दरवाहा है। दरवाहा का मतलब 2 दिन बंगले बढ़ते, फिर 2 दिन बुझा जाते, फिर 4 दिन बंगले बढ़ते, फिर 4 दिन बुझा जाते। तो वैज्ञानिक भूगर्भ वाले जो लोग हैं वो बोले एला हमन बोलन का सारेला 24 घंटा बढ़ते तेला सक्रिय कथन, एक बार आग जीवन भर बंद हो जाते और शांत कथन, 100-200 साल बाद खुल जाते तेला सुषुप्त कथन, तो ये तो हफ्ता फुट जाग जाते, तो ये बोलन का। तो भारत सरकार के लोग नया कॉन्सेप्ट पैदा किए, जागृत ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कहाँ है बोलेगा, बैरन द्वीप। भारत भूगोल में पढ़ाऊंगा, लेकिन कई लोग मेरे प्रश्न कर दोगे, सर 3 ठंडी हो, चौथा गलत होते, मैं बिलासपुर ले पढ़ के आया हूँ, जागृत ज्वालामुखी नहीं पढ़ाए, ऐसे कई दी के बता दो, नहीं तो जागृत ज्वालामुखी की यहाँ जरूरत नहीं है। जब मैं भारत भूगोल में जब आपको 247 आइलैंड पढ़ाऊंगा अरब सागर बंगाल खाड़ी में, उस दिन उसकी जरूरत पड़ता है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए दुनिया में चौथा ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है, जागृत ज्वालामुखी है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में, बाकी जगह नहीं। ओके, इसके बाद तुम्हारा ज्वालामुखी के बाद क्या है, झील। झील यानी लेक, झील जी, लेक। झील बनता कैसे है, छोटा है तो डबरा, ओका लेकन बड़े है जोगी डबरे, ओका ले थोड़ा बड़े है तो तरिया, ओका ले कनऊ बड़े है तो नहर, और नहर ले एक कनऊ बड़े है तो झील, और झील ले कनऊ बड़े है तो सागर, और ओका ले बड़े है तो महासागर। ये है एक इतिहास है, मतलब तरिया नदिया की इतिहास है। नान चुने तो डबरा, एक बड़े है तो जोगी डबरा, है कि नहीं, फिर तरिया, फिर नहर, फिर झील, फिर सागर, फिर महासागर। तो अपन कौन सवाले में है, झील है। तो झील प्रकृति का है, नहर इंसान बनाता है। नहर तक है, देख डबरल हमन बनाए, जोगी डबरील हमन बनाए, तरियल हमन बनाए, नहर हमन बनाए, झील बनाए, सुने हो आता सुने झील बनाया फलाना, तो वही चीज़ है। तो झील बनता है ज्वालामुखी से। कैसे बनता है आपका, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी, मैं नाचून छेदा के हूँ, ऐसा नहीं हो, कालडेरा हो जाता है वो। तो जब आता है ज्वालामुखी तो उस जगह को पूरा फाड़ देता है, इतना बड़ा एरिया को गड्ढा कर देता है, वो पागल कर देगा आपको, मतलब समंदर जैसा बना देता है वो। और उसके बाद ज्वालामुखी शांत पड़ जाता है, फिर वहाँ भर जाता है क्या, पानी। जिस प्रकार कई गांव देखना खदान रहता है, और खदान हो जाता है बंद, तो तरियम बदल जाते, सब जन बढ़िया डुबकत है, एकदम फरिया रहे, वो पानी है गई, बस वही चीज़ है। तो जिस जगह में ज्वालामुखी आया और वो छेद में हमेशा के लिए ज्वालामुखी बंद हो गया, और उस जगह में पानी भर जाता है गड्ढा में, उसी को क्या बोलते हैं, झील। पूरा झील पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट, बोल लग रहा है क्या, अरे भाई ऐसने छे मोर बाप। इसके बाद क्या है, पठार, बताऊं, खत्म कर चुका हूं सर। इसके बाद क्या है, जल संधि। जल संधि मतलब होता है मिलना। जैसे तुमने शादी करूँ तो बातें में मिलूँ, पहले समधी मन मिलते, ऐसे रहने से कान में कांदी, दुबी, दुबी 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 कहाँ, कांदी कहाँ, दुबी दुबी, कुछ स्पेशल होता है वो। ऐसे रहन डाली और ले जी, ऐसा मिलते हैं। यानी इन दोनों का क्या हो रहा है, मिलना हो रहा है। ये हमारा वैवाहिक संबंध है, हमारा ये पारिवारिक संबंध है, दो समधी का मिलना। ठीक उसी प्रकार पानी के मिलना को जल संधि बोलते हैं। समझ आ गया, पानी के मिलना को जल संधि। जैसे ये ना अलास्का है और ये जो है ना आपका जापान है,
अभी नहीं आएगा समझ में, आएगा धीरे से, पर आप सुन लो। ये अलास्का है और ये क्या है, जापान है। ये जापान है और ये अलास्का है, यानी ये रूस है। देखो ये जापान है, ये अलास्का है, तो ये रूस है। तो जापान इसलिए बोला ताकि आपको सरल हो, चल रूस बोल देता हूँ। ये रूस है और ये अलास्का है, ठीक है। ये आर्कटिक महासागर है और ये अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से पानी क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसको बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो जब एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जब ये पानी यहाँ जुड़ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल का संधि, यानी जल का मिलन। बस जल संधि करती क्या है, दो महासागर को आपस में जोड़ती है और दो महाद्वीप को आपस में अलग करती, बस सरल है। अभी रोज पढ़ोगे इसको, एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, हर देश में जल संधि है और मरो जियो जल संधि है। हाँ आप बताओ, नेक्स्ट 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 क्या बचा, जलप्रपात। जलप्रपात के लिए आपको नदी, नदी जलप्रपात में होता है ना, कि तुम्हारे घुरुआ ले घुरुआ हम जात हिलगत है, नदी तो जलप्रपात बनाती है सर, क्लियर है आपका। नदी की कितना अवस्था होता है, 3। कई लोग सोचे होंगे कहाँ सर आदमी में अवस्था होते कहते, कहाँ नदी का अवस्था। नदी में 3 अवस्था होता है, एक युवा अवस्था, एक प्रौढ़ अवस्था और एक वृद्धावस्था। पूरा पढ़ोगे अभी 25 दिन के अंदर, उसका पूरा सिस्टम निकलने से लेकर डेल्टा बनते तक आपको जानकारी हो जाएगी। तो आज जलप्रपात को समझने के लिए आपको युवा अवस्था को समझना पड़ेगा। तो जब नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है, पर्वत से। हालांकि वो और बात है, आप लोग सुने होंगे शंकर के जटा से सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र निकले है के बस हो गए। नहीं बोलो, बीमार रहे हो ना, नहीं बोलो अभी। चलें सर, हाउ जी, मतलब काकरो मुड़िल निकल जी ले बता नदिया, पर्वत से निकलता है नदी, हमेशा कहाँ से निकलता है, पर्वत। और बताओ वो पर्वत से निकलने के बाद वो डूबता कहाँ है, समंदर में। तो समंदर पर्वत के ऊपर में है कि नीचे में है, मतलब साफ बात है नदियाँ नीचे आएगा। तो जब नदी जब पहली बार जन्म लेता है तो वी आकार की घाटी बनाता है। और वी आकार की घाटी आपको देखना है तो अमरकंटक चले जाओ आप, अमरकंटक में खड़े रहोगे कृष्णधारा जलप्रपात के पास, तो नदी बीच से गया है। इधर का पर्वत का नाम विंध्याचल और इधर का नाम क्या है, सतपुड़ा। अरे वही नर्मदा नदी है ना रे मेरे बाप। तो वी आकार दिखता है ऐसा, जब वहाँ खड़े रहेंगे तो कैसे दिखेगा, वी। ये पर्वत विंध्याचल और ये क्या है, सतपुड़ा। तो बीच में नदी गया है तो देखो शकल कैसा दिखता है, वी जैसा। तो इसको वी आकार की घाटी बनाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ता है तो परतदार चट्टान आती है, अग्नि चट्टान नहीं, परतदार। और परतदार चट्टान आता है तो उसको अंदर को खोद देता है, क्योंकि वो नीचे से गिरता है ना सर, तो गिरता है ना तो अवसादी चट्टान को तोड़ देता है वो, तो वो गड्ढा हो जाता है, तो आई आकार की घाटी बनाता है वो। क्या आकार का, आई। इस आई आकार के घाटी को हम लोग भौरी बोलते हैं, भौरी। देखना जो भौरी में गिर गए वो जीवन में नहीं बाँचे नहीं बोलते हैं, वो भौरी है बोट दई, हाँ वही आयो, तो उसको आई आकार घाटी बोलते हैं। अब वी आकार घाटी बन गई, आई आकार घाटी बन गया। अब उस नदी को पर्वत से मैदान में छलांग लगाना है, क्योंकि मैदान में आए बिना समंदर में नहीं जा सकता वो। तो जब पर्वत से मैदान में छलांग लगाता है तो उसको हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, झरना, और हिंदी में क्या बोलते हैं, जलप्रपात, और अंग्रेजी में बोलते हैं वाटरफॉल। तो जब कोई भी नदी मैदान में आने के लिए जब पर्वत से छलांग लगाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। बस इसके बाद तुम्हारा क्या है, फसल। अब यहुल बताऊँगा कि जान जाओ भैया, तुम्हारे घर में धान बोते हैं, का है, फसल है, तो दुनिया का फसल पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या है, जानवर। हम सब लोग इसका गवाह हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में एनाकोंडा है, लामा है, जगुआर है, आपका पूमा है, ये सब आप पढ़ेंगे आप। कई लोग ऐसे लोअर पहन के यहाँ पे बिलई के चित्र बने रहते, देकर उसमें पूमा लिखा रहता है। मैं कहें का है, साले बिलई फोटो ये तो ऐसे लगते हैं, हराम खोर, अमेरिकन टाइगर है वो, समझ आ रहा है ना। आपके चड्डा भले साला 150 का है, लेकिन तेरे जो लेबल लगा है वो काहे का है, अमेरिका का टाइगर है वो, समझ आ रहा है। तो ये सब नॉलेज अभी आपको मिलने वाली है। तो जानवर पढ़ने की जरूरत नहीं। खनिज लभी बता लगी जी, दुनिया में सबसे बड़े सोना का खदान, दुनिया में सबसे बड़ा खनिज का खदान, दुनिया में सबसे बड़ा हीरा का खदान, ये सब आपको पढ़ाऊंगा, तो उसको बोलते हैं खनिज। इसके बाद तुम्हारा क्या है, रेल मार्ग। अब रेल मार्ग अभी पढ़ाने की जरूरत है जी, नानगांव बैठ जाए दुरुक तक और रेलवे पटरी नीचे सो जाए तो पता चल जाए रेल मार्ग है। चले आगे। इसके बाद क्या है, खाड़ी। ये आपका काम का है। खाड़ी नहीं समझ आता, आधे लोगों को नहीं समझ आता, तो इसको डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं है, आपके पास इसकी व्यवस्था है। खाड़ी और ये प्रायद्वीप, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। कैसे है, ये जो मुंह है ये क्या है, खाड़ी है, अब ये जो दाढ़ी है ये प्रायद्वीप है। मतलब आपको एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं है, मेरा स्टाइल कॉन्सेप्ट करना सब पता चला। 3 तरफ से भूभाग और 1 तरफ से पानी, तो क्या कहलाएगा, खाड़ी। 3 तरफ से भूभाग
और एक तरफ से पानी, तो क्या कहलाएगा? खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो देखो ये भारत को देखो, ये 3 तरफ से भूभाग, केरल से लेके पश्चिम बंगाल से लेके म्यांमार से लेके अंडमान निकोबार तक पूरा क्या है? आपका भूभाग है, और बीच में क्या है? पानी, तो बंगाल की खाड़ी। 3 तरफ से भूभाग और एक तरफ से पानी, तो वो क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। और ये जो दाढ़ी है ये क्या है? प्रायद्वीप है। प्राय मतलब दूसरा द्वीप नहीं रे मोर भाई, प्रायद्वीप मतलब दाढ़ी। कैसे? 3 तरफ से पानी और एक तरफ से भूभाग। तो ये जो भारत में है ना, दक्षिण प्रायद्वीप का पठार, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश क्या है? दक्षिण प्रायद्वीप का पठार। तो इसमें एक प्रायद्वीप शब्द आया है। तो एक तरफ भूभाग और 3 तरफ से पानी, पाकिस्तान अरब सागर से लेके बंगाल के खाड़ी तक तीनों तरफ क्या है? पानी है, और एक तरफ क्या है? भूभाग। तो एक तरफ भूभाग 3 तरफ पानी है तो प्रायद्वीप, और 3 तरफ भूभाग और एक तरफ पानी है तो क्या कहलाता है? खाड़ी। तो खाड़ी और प्रायद्वीप दोनों एक दूसरे से है। दाढ़ी को पकड़ लेना प्रायद्वीप, मुंह में उंगली डाल देना खाड़ी, खत्म। उसके बाद ये वाला स्टाइल अपना लेना, बता दोगे आप। इसके बाद क्या बच गया? मरुस्थल। अब मरुस्थल आप बताई जरूरत है भैया, जी हाँ, रेती है वहाँ मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, आपके हिंदुस्तान में थार का मरुस्थल है। अभी कई लोग क्या बोलते हैं, वो गाड़ी आया थार। मुझे ना अच्छा लगता है जब कोई अच्छा चीज़ों पे नाम रखता है ना कोई गाड़ी। तो देखो थार का रेगिस्तान है राजस्थान में करके सिर्फ इसको स्टूडेंट लोग जानते हैं, बस गांव वाले नहीं जाने। रेगिस्तान है कथे राजस्थान में, ऊंचे खड़े ऊंट वाली है ऐसे कहीं, लेकिन थार के रेगिस्तान से आया नहीं बोलेंगे वो लोग। तो थैंक यू महिंद्रा कंपनी, आनंद महिंद्रा जी आपको, कि आपने एक रेगिस्तान के नाम से आपने एक गाड़ी निकाला। आज हिंदुस्तान का छोटा सा बच्चा, मेरा 4 साल का बच्चा बोलता है पापा वो थार जा रहा है। तो आज उसको गाड़ी के नाम से थार पता है, लेकिन जिस दिन बड़ा होगा उस दिन उसको पता चलेगा कि गाड़ी का नाम थार नहीं है, हिंदुस्तान में एक रेगिस्तान है उसका नाम क्या है? थार। क्लियर है? तो आपका तुम्हारा क्या है? उसके बाद जलधारा, खत्म हो गया ना। इतना मतलब तुमको रोज प्राकृतिक प्रदेश में पढ़ना है। मतलब एक दिन राजनीतिक और दूसरा दिन प्राकृतिक, फिर एक दिन राजनीतिक हर महाद्वीप का, फिर प्राकृतिक, तो 7 दूने 14, तो 15 दिन में आपका ये किस्सा क्या हो जाएगी? समाप्त।